Assalamu alaikum, dear students. Now we are going to start our next topic, that is about thermoregulation. और जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि it is the regulation of temperature of the body of an organism. So this temperature regulation is the ultimate requirement for homeostasis. और यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि टेम्परेचर रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है और क्या सोर्सेज होंगे हमारी बॉडी के हीट गेन के लिए, हीट लॉस के लिए, और एनिमल्स को हम थर्मो रेगुलेशन की बेस पर किस तरह से क्लासिफाई करते हैं और उनमें कौन कौन सी एडेप्टेशंस डेवलप होती हैं फॉर दिस थर्मो रेगुलेशन। मेन फोकस हमारा एनिमल्स में मैमल्स और ह्यूमंस के ऊपर होगा कि उनमें ये कौन सी एडेप्टेशंस डेवलप होंगी। सो फर्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली एनिमल। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसका जो सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा दैट विल बी ऑन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ऑल द एंजाइम्स दैट वर्क इन आवर बॉडी हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर वैल्यू, और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ये टेम्परेचर ऑप्टिमम वैल्यू से डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, इट विल इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स, और जब भी एंजाइम्स की एक्टिविटी इफेक्ट होगी इट विल इफेक्ट द मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होने से होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा। दिस डिस्टर्बेंस इन द होम्योस्टेसिस इज कॉल्ड डिजीज, and if this disease or disturbance in the homeostasis is continued, it will ultimately lead to death of that individual. So ये आपने सबसे पहला इन्फ्लुएंस याद रखना है कि टेम्परेचर चेंज होने का क्या होगा, दैट विल बी ऑन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और अल्टीमेटली जैसा कि मैंने बताया है कि इट विल बी रिलेटेड विद द एंजाइम एक्टिविटी एंड द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। यानी या तो एंजाइम्स इफेक्ट हो रहे होंगे या एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इफेक्ट हो रही होगी। यानी अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो अल्टीमेटली जिन मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट करना है उनकी मूवमेंट, उनके कोलिजन्स और ये रिएक्शंस स्लो डाउन हो जाएंगे। सो ये आपने सबसे पहला याद रखना है कि व्हाट विल बी द इन्फ्लुएंस ऑफ द टेम्परेचर चेंज ऑन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूवर्ड्स द सोर्सेज ऑफ हीट गेन एंड हीट लॉस। तो आपके सामने ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट है दैट इज परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, और यहाँ पर हीट का क्या क्या रिलेशन होगा आपने सबसे पहले उसको इस डायग्राम के अंदर देख लेना है कि जो हीट ये इंडिविजुअल ले रहा होगा उसमें एक तो सोलर एनर्जी होगी, सनलाइट, जो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर इसी तरह से आपने याद रखना है डिफ्यूज्ड सोलर एनर्जी होगी, फिर उसके साथ साथ उसकी अपनी बॉडी हीट को प्रोड्यूस कर रही होगी, और अगर रनिंग के दौरान वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को वो पर्सन लूज करेगा, ईदर इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस और इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन, और इसी तरह से पर्सपारेशन की फॉर्म में ये हीट लॉस होगा, कन्वेक्शन की फॉर्म में हीट लॉस होगा, और इवेपोरेशन की फॉर्म में हीट लॉस होगा। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द हीट लॉस। तो यहाँ पर हम इन तमाम को इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट कैन बी द सोर्सेज ऑफ हीट गेन बाय अ ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपके सामने दो मेन सोर्सेज होंगे। नंबर वन इज द मेटाबॉलिक हीट। अब मेटाबॉलिक हीट हम किसको कह रहे हैं? दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, एटीपी है, एंड देयर इज आल्सो रिलीज ऑफ द हीट एनर्जी एज द बाई प्रोडक्ट।
तो इस हीट एनर्जी ने हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, इस हीट को हम कहेंगे मेटाबॉलिक हीट। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सोर्स है हीट गेन का, दैट इज द एक्सटर्नल हीट विच वी गेट फ्रॉम द एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट के अंदर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज सन, दैट इज द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर ऑल द लाइफ फॉर्म्स एंड अर्थ दैट इज प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। अर्थ की भी हीटिंग सन ने करनी है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हीटिंग भी सन ने करनी है, ये एक्सटर्नल हीट कहलाएगी। इसी तरह अगर हम हीट लॉस के सोर्सेस की तरफ चलें तो देयर आर मल्टीपल वेज बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ ह्यूमन बॉडी कैन लूज हीट इनटू द एनवायरनमेंट। वो क्या हो सकते हैं? उनमें सबसे मोस्ट कॉमन सोर्स है रेडिएशंस। और ये आपने याद रखना है कि हमारी बॉडी से जितना भी हीट लॉस होता है उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 50% इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ये किन रेडिएशंस की फॉर्म में हीट रिलीज होगी? दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये आपने जनरली याद रखना है कि एनी हीटेड ऑब्जेक्ट बिकम्स द सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। इसीलिए आप लोग ये न्यूज़ में भी सुनते होंगे, जब भी कोई अर्थक्वेक आता है या कोई बिल्डिंग गिरती है तो वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं उस बिल्डिंग के अंदर, उस मलबे के अंदर, उनको डिटेक्ट किया जाता है बाय द इंफ्रारेड रेज स्कैनर्स। और उससे हमें पता चल रहा होता है कि वहाँ पर लोग सर्वाइव्ड हैं नहीं हैं, क्योंकि जो पर्सन वहाँ पे लाइव होगा वो रेस्पायर कर रहा होगा, उससे इंफ्रारेड रेस इमिट हो रही होंगी, तो वो स्कैनर्स के थ्रू हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे कितने लोग अभी सर्वाइव कर रहे हैं और किनको हमने वहाँ से निकालना है। सो ये पहला सोर्स है हीट लॉस का। सेकंड सोर्स इज कंडक्शन। कंडक्शन में डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं कि नॉर्मली हम कहते हैं कि इट इज़ थ्रू कंटैक्ट, लाइक हमारा ब्लड जो इंटरनल ऑर्गन से हीट कैरी करेगा टुवर्ड्स द स्किन। इस मेथड को, जहां पे ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ हीट को कैरी कर रहा है, इसको हम कंडक्शन का नाम दे देंगे। इसी तरह से अनदर मेथड इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में लाइक हीट कैन बी लॉस्ट टू द एयर और टू द वाटर इन द आउटर एनवायरनमेंट। जहां पे उसका टेम्परेचर अगर कम है तो हीट मूव करेगी फ्रॉम हायर टू लोअर डायरेक्शन। और उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट इज इवेपोरेशन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर परस्पायरेशन होती है, स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग का एक बेसिक पर्पस क्या होता है? दैट इज कूलिंग इफेक्ट। यानी ये जो वाटर वेपर्स इवेपोरेट होंगे वो अपने साथ एक्स्ट्रा हीट को कैरी करेंगे ताकि बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे और इस एक्स्ट्रा हीट को लूज कर दिया जाए। सो दीज आर द मल्टीपल वेज ऑफ हीट गेन और हीट लॉस इन एन ऑर्गेनिज्म। अब इससे आगे हम चलते हैं टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, ऑन द बेस ऑफ दिस थर्मोरेगुलेशन। यहां पर हम दो तरह की क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे। उसमें से वन विल बी ऑन द बेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये ओल्ड क्लासिफिकेशन है जिसके मुताबिक ये कहा जाता था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और कुछ नहीं करते। जो दूसरी क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे दैट विल बी ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ हीट। नाउ इट इज कंसीडर्ड दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज एबिलिटी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। तो इसीलिए हर ऑर्गेनिज्म होम्योस्टैटिक रेंज के अंदर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, लेकिन उस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो किस हीट के सोर्स पर डिपेंड करता है, उसकी बेस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेस ऑफ मेंटेनेंस, और इसकी बेस पर हम दो ग्रुप्स बनाते हैं, जिनमें से पहला ग्रुप हमारे पास है पोइकिलोथर्म्स का। अब पोइकिलोथर्म्स, या इनको हम नाम देते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। पोइकिलोथर्म्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हम किनको कहते हैं? विच आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो लिमिट्स। यानी अगर वो नैरो लिमिट्स में अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते तो हम उनको कहेंगे पोइकिलोथर्म्स
आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और इनके अंदर जिन ग्रुप्स को हम प्लेस करते हैं उनमें इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आते हैं। जबकि दूसरा ग्रुप हमारे पास है होमियोथर्म्स का। अब होमियो का वर्ड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इट स्टैंड्स फॉर द कॉन्स्टेंसी। होम्योस्टेसिस में हमने पढ़ा था कि होमियो कांस्टेंट और स्टेसिस स्टेट को कहते हैं। तो होमियोथर्म्स हम किनको कहेंगे? विच मेंटेन फेयरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी जो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट लेवल पर, ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन रखते हैं, उनको हम होमियोथर्म्स कहेंगे, या हम उनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहेंगे। और इनके अंदर दो ग्रुप्स को हम प्लेस करते हैं विच आर बर्ड्स एंड मैमल्स। अब हम चलते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ, दैट इज ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ हीट। और इसके मुताबिक हम एनिमल्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो तीन ग्रुप्स कौन से हैं? दीज आर ऑफ एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स एंड हेट्रोथर्म्स। ये तीन ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। अब इनको वन बाय वन हम देखते हैं। एक्टो के नाम से हमें पता चल रहा है कि अगर कोई एनिमल अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मेनली डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर, तो तब हम इसको कहेंगे एक्टोथर्म। अब ये क्यों एनवायरनमेंट पर मेनली रिलाई कर रहा है? उसकी रीजन क्या है कि इनके अंदर मेटाबॉलिक हीट लो लेवल पर प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें मेटाबॉलिक हीट लो लेवल पर प्रोड्यूस हो और वो मेनली एनवायरनमेंट पर रिलाई करें, तो ऐसे एनिमल्स को हम एक्टोथर्म्स का नाम देते हैं। और इनके अंदर हम प्लेस करते हैं रेप्टाइल्स को, एम्फीबियंस को, फिशेस को और इनवर्टिब्रेट्स को। अब आई होप कि आपको एंडोथर्म्स का पता चल जाएगा कि एंडोथर्म्स हम किनको कहते हैं? जो मेनली बॉडी हीट पर रिलाई करें अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ये आपने इनको याद रखना है कि दे मेनली रिलाई ऑन द मेटाबॉलिक हीट टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और इसलिए एनवायरनमेंट पर इनको कम डिपेंड करना पड़ता है। इनके अंदर हम मोस्ट ऑफ द बर्ड्स और मैमल्स को प्लेस करते हैं। अब आपने ये भी एक चीज याद रखनी है कि एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स बोथ मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर इन नैरो रेंज। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो नैरो रेंज की बजाय एक वाइडर रेंज के अंदर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो वाइडर रेंज के अंदर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करें, उनको हम हेट्रोथर्म्स का नाम देते हैं। तो हेट्रोथर्म्स का पहला एक करैक्टर आपने ये याद रखना है कि दे डू नॉट रेगुलेट इन नैरो रेंज, इंस्टेड दे विल मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर इन वाइडर रेंज। और उसकी रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव वेरीड हीट प्रोडक्शन। इनमें कभी हीट की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, कभी कम होगी, तो इसलिए ये किसी एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन नहीं कर सकते। इनमें दो एग्जांपल्स को आपने याद रखना है। वन इज फ्रॉम द मैमल्स यानी बैट्स, एंड सेकंड इज फ्रॉम द बर्ड्स, हमिंग बर्ड। ये हेट्रोथर्म्स कहलाएंगे। तो इसीलिए अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमंस को हम कहां पर प्लेस करेंगे, तो ह्यूमंस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्म्स। ह्यूमंस को हम एंडोथर्म्स कहते हैं, विच मीन्स कि दे मेनली रिलाई ऑन देयर मेटाबॉलिक हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। क्लासिफिकेशन के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडेप्टेशंस की तरफ, कि एनिमल्स के अंदर इस थर्मो रेगुलेशन के लिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स डेवलप हुई, कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल चेंजेस डेवलप हुई, और वो अपने बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज इन द टेम्परेचर। तो यहां पर हम इन एडेप्टेशंस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। नंबर वन, स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल, या आप कह सकते हैं एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस। यानी ऐसे एडेप्टेशंस जो एनाटॉमिकल हैं, स्ट्रक्चरल हैं या मॉर्फोलॉजिकल हैं, उनको हम सबसे पहले देखेंगे। उनमें जो फर्स्ट एडेप्टेशन आपने याद रखनी है,
that is insulation of the skin and the vital organs. Like humans के अंदर स्किन के बिलो फैट्स की एक लेयर प्रेजेंट होती है, हम इसको सबडर्मल फैटी लेयर का नाम भी देते हैं। और ये कहाँ मौजूद होगी? ये हाइपोडर्मिस में होगी। ये स्किन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको कहते हैं एपिडर्मिस, और इसके बिलो होगी डर्मिस, और उसके बिलो होगी हाइपोडर्मिस। सो दिस लेयर इज प्रेजेंट इन द हाइपोडर्मिस, ये आप कह सकते हैं बिलो द डर्मिस। सो सबडर्मल फैटी लेयर प्रेजेंट होगी। दिस फैटी लेयर प्रोवाइड्स द इंसुलेशन, इट एक्ट्स एज इंसुलेशन फॉर द हीट लॉस, ये हीट की कंजर्वेशन के अंदर इन्वॉल्व होगी। इसी तरह आपने याद रखना है कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं लाइक किडनीज, किडनीज के अराउंड एडिशनल फैट्स प्रेजेंट होते हैं, और उन एडिशनल फैट्स का भी बेसिक रोल क्या होगा? उन वाइटल ऑर्गन्स की थर्मो रेगुलेशन, उनके टेम्परेचर को मजीद बेटर वे में रेगुलेट करना। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। सेकंड हमारे पास है पीलेज और कवरिंग ऑफ द हेयर। मैमल्स के अंदर बॉडी के बाहर हेयर की कवरिंग प्रेजेंट होती है, एंड दिस हेयर कवरिंग आल्सो एक्ट्स एज द लेयर ऑफ इंसुलेशन। अब ह्यूमंस में ये हेयर कंपैरेटिवली कम होते हैं एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स लाइक शीप, गोट, लायन, वहाँ पर हेयर ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए उनके अंदर थर्मो रेगुलेशन हेयर पे जो डिपेंड कर रही है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द ह्यूमंस। उसके बाद एक और स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन हमारे पास आते हैं स्वेट ग्लैंड्स की। दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द मैमल्स। मैमल्स हैव स्वेट ग्लैंड्स, और इन स्वेट ग्लैंड्स का बेसिक फंक्शन क्या है? थर्मोरेगुलेशन। यानी अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये स्वेट ग्लैंड्स वाटर को सिक्रीट करेंगे, ये वाटर इवेपोरेट होगा, और वो वाटर जो इवेपोरेट हुआ वो अपने साथ इस एक्स्ट्रा हीट को भी बॉडी से बाहर ले जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स इज अनदर एडेप्टेशन फॉर थर्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट एक और एडेप्टेशन है एनिमल्स के अंदर, दैट आर मॉडिफिकेशन इन द लंग्स फॉर पेंटिंग। लंग्स के थ्रू भी वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है ताकि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सके, और ये रेगुलेशन कुछ एनिमल्स में ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, लाइक इन द केस ऑफ डॉग्स। डॉग्स जो है वो अपनी काफ़ी सारी थर्मो रेगुलेशन लंग्स के थ्रू करते हैं, इसलिए वो हाँप रहे होते हैं गर्मियों के अंदर, और इस लॉस को जो लंग्स के थ्रू हो रहा होता है इसको हम पेंटिंग का नाम देंगे। पेंटिंग इज एन इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन द डॉग्स। इसके बाद अब हम चलते हैं टुवर्ड्स फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। अब फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस हम किसको कहेंगे? जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड होंगी, जो फंक्शंस से रिलेटेड होंगी। उनमें जो एक एडेप्टेशन आप पढ़ेंगे दैट इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी ब्लड फ्लो को रेगुलेट किया जा रहा होता है फॉर थर्मो रेगुलेशन। इसकी आप दो एग्जांपल्स आगे पढ़ेंगे कि लाइक अगर हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्किन के लेवल पर वेजोडाइलेशन होती है, वेजोडाइलेशन की वजह से स्किन की तरफ रेट ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, एंड एक्स्ट्रा हीट इज लॉस्ट आउटसाइड थ्रू द स्किन। और इसी तरह अगर हीट को कंजर्व करना हो तो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है, यानी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है फॉर कंजर्वेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सो ये एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। इसी तरह से अनदर इज एक्टिवेशन ऑफ मसल्स। आप एग्जाम्पल एक पढ़ेंगे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की। अब शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में जो हमारे वॉलेंटरी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, इनकी रिपीटेड कंट्रैक्शंस होती हैं, और रिपीटेड कंट्रैक्शंस का मतलब ये है कि इनमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होगी और ज़्यादा मेटाबॉलिक हीट जनरेट होगी। सो एक्टिवेशन ऑफ दीज वॉलेंटरी मसल्स इज एक्चुअली फॉर द जनरेशन ऑफ हीट, ताकि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाया जा सके, इसलिए हम इसको कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अनदर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इज इवेपोरेटिव कूलिंग। ये अल्टीमेटली डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू होगी, जिनमें से आपने एक एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स की पढ़ी है, आपने एक एग्जांपल
पेंटिंग की पढ़ी है, परस्पिरेशन की आप लोग पढ़ते हैं। तो इवेपोरेटिव कूलिंग का मतलब क्या होगा कि वाटर इवेपोरेट होगा, वो अपने साथ हीट को कैरी करेगा और पीछे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज के अंदर रहेगा। उसके बाद एक और एडेप्टेशन आपने मैमल्स के अंदर याद रखनी है, दैट इज पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन इज इरेक्शन ऑफ हेयर, और ये भी आपने याद रखना है कि हेयर की बेस पर प्रेजेंट होते हैं हेयर फॉलिकल्स, और इन हेयर फॉलिकल्स के साथ अटैच्ड होते हैं स्मूथ मसल्स जिनको हम कहते हैं इरेक्टर पाइली। दीज आर द स्मॉलेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी। सो ये स्मूथ मसल्स जब कंट्रैक्ट करेंगे, दे विल कॉज इरेक्शन ऑफ द हेयर, और जब ये हेयर इरेक्ट होते हैं तो इनके दरमियान में एयर ट्रैप हो जाती है। अब जो एयर है इट आल्सो एक्ट्स एज द इंसुलेटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पहले हेयर इस फॉर्म में प्रेजेंट थे तो तब इंसुलेशन की थिकनेस इतनी थी, जब इन हेयर की इरेक्शन हुई और एयर ट्रैप हुई तो अब इस इंसुलेटिंग लेयर की थिकनेस बढ़ जाएगी, और इंसुलेटिंग लेयर की थिकनेस बढ़ने का मतलब क्या होगा कि हीट की कंजर्वेशन होगी। जितनी इंसुलेटिंग लेयर थिक उतनी ज़्यादा बेटर वे में हीट कंजर्व होगी। तो ये हमने पढ़ी हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। अब हम चलते हैं बिहेवियरल अडेप्टेशंस की तरफ, कि ह्यूमंस आल्सो शो सम चेंजेस इन द बिहेवियर। उनमें दो इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, चेंज इन प्लेस, या हम इसको कह सकते हैं माइग्रेशन। जैसे आप नॉर्मली पढ़ते हैं कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज से जब स्नोफॉल होती है तो वहाँ पे डिफरेंट पीपल माइग्रेट करते हैं टू द प्लेन्स जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल होता है। तो इस माइग्रेशन को हम बिहेवियरल एडेप्टेशन का नाम देंगे कि दे चेंज देयर प्लेस टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। और इसी तरह से अनदर इज चेंज ऑफ पॉस्चर। पॉस्चर को चेंज भी किया जाता है टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, या इवन इसी के साथ रिलेटेड आप क्लॉथिंग देखते हैं कि हमें जो है वो जब टेम्परेचर को हमने कंजर्व करना है वी कीप द थिक क्लॉथिंग, और अगर हमने टेम्परेचर जैसे कि समर सीजन के अंदर है हम अपनी क्लॉथिंग को उसके मुताबिक मॉडिफाई कर लेते हैं। तो पॉस्चर का भी इसी तरह से होगा कि बॉडी सरफेस एरिया को इंक्रीज करके हम हीट को लूज कर सकते हैं या इकट्ठा करके हीट को कंजर्व कर सकते हैं। तो इसलिए सर्दियों में आप देखते हैं कि हम ऐसे सुकड़ के सोए होते हैं, गर्मियों में हमने हाथ पांव फैलाए होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जितने हाथ पांव फैलाएंगे उतना बॉडी से हीट का लॉस ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कंजर्व रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज बिहेवियरल एडेप्टेशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द थर्मो रेगुलेशन। अब हमने ये जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं इनसे रिलेटेड चंद एक क्वेश्चंस को हम एज प्रैक्टिस देख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ हीट लॉस इन ह्यूमंस एक्सेप्ट, यानी हीट लॉस के सोर्सेज हैं एक्सेप्ट वन। तो रेडिएशन क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ हीट लॉस। इवेपोरेशन क्या है, दिस इज द सोर्स ऑफ हीट लॉस। और क्वेश्चन में एक और कीवर्ड भी है, वो ह्यूमंस का है। पेंटिंग is the method of heat loss in dogs, it is not common in humans। और इसी तरह से conduction is also a common method of heat loss in humans। तो humans के अंदर ये बाकी तीनों common mechanisms हैं heat loss के, सिवाय इसके this can be common in the other animals like in dogs। so इसलिए correct option of this question will be the Charlie। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। humans are पोइकिलोथर्म्स, एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स, हेट्रोथर्म्स। ये हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि जो ह्यूमंस हैं उनको हम या तो होम्योथर्म्स कह सकते हैं, वो ऑप्शन में नहीं है, या हम इनको कहेंगे एंडोथर्म्स। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन इन ह्यूमंस इज फॉर कंजर्वेशन ऑफ हीट, यानी हमने ह्यूमंस के अंदर वो एडेप्टेशन देखनी है जो हीट की कंजर्वेशन के लिए है। तो इवेपोरेशन क्या है, दिस इज फॉर हीट लॉस, ये हीट को लूज करने के लिए। हेयर क्या है,
ये हीट को कंजर्व करने के लिए, बिकॉज दे प्रोवाइड इंसुलेशन। जो शिवरिंग है वो किसके लिए? हीट प्रोडक्शन के लिए। दिस इज नॉट फॉर हीट कंजर्वेशन। और स्वेट ग्लैंड्स क्या हैं? ये हीट लॉस के लिए हैं। तो क्वेश्चन में हमारे से पूछा हुआ है हीट की कंजर्वेशन के लिए, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द बीटा यानी हेयर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। मैमल्स हैव डेवलप्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉर थर्मोरेगुलेशन एक्सेप्ट, यानी मैमल्स में ये तमाम स्ट्रक्चर्स जो डेवलप होती हैं ये थर्मोरेगुलेशन के लिए हैं सिवाय एक के, उसको आपने देखना है। सो हेयर आर फॉर थर्मोरेगुलेशन, स्वेट ग्लैंड्स आर फॉर थर्मोरेगुलेशन, feathers are for thermoregulation but not in mammals, ये birds के अंदर होते हैं। और इसी तरह से skin is the thermoregulatory organ in humans, so correct option of this question will be Charlie, यानी feathers birds में तो thermoregulation करवाएंगे but not in mammals।